Hello students, how are you? My name is Mohammad Kamrul Zama. I am a lecturer in English at Government Polytechnic Kanpur. The topic of today's lecture is communication skills. In this lecture, we will talk about different communication skills, what is the importance of learning communication skills, and how we can improve our communication skills. So let's start with the term communication skills. If I ask you to define or to tell me what you understand by the term communication skills. So most of you think that communication skills means learning or knowing English language. Although communication skills and learning English language both are different terms. Communication skills is an art, while language, English, is a language. So both are different terms. Communication is a social need. Since we all are human beings, we are social beings, we live in society, we need to interact with each other to transact our business. If there is no communication, there is no progress. जिस प्रकार से समाज में रहने के लिए हमें आपको रोटी, कपड़ा और मकान जैसी 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं हमारी, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक उन्नति के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, कौन सी बात कब, कहाँ और कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जी हाँ, इसी सलीके का सीखने का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। भर्तृहरि, जो कि वाक्य पदी के रचनाकार हैं, वो कहते हैं संसार को निबद्ध करने वाली शक्ति शब्दों में ही समाहित है। तस्मादेव शब्द संस्कारा स सिद्धि परमात्मना तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञः तद ब्रह्मा अमृतमश्नुते। जी हाँ, तस्मादेव शब्द संस्कारा, जिसने शब्दों के संस्कार को सीख लिया, स सिद्धि परमात्मना, उसने परमात्मा को जानने की सिद्धि प्राप्त कर ली। तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञ, और जिसने शब्दों की प्रवृत्ति के तत्व को ज्ञान लिया, तद ब्रह्मा अमृतमश्नुते, उसने ब्रह्म के अमृत को प्राप्त कर लिया। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम आप सभी लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम जॉब करते हों या हम बिज़नेस करते हों या अपने घर पर रहते हों। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति पॉसिबल है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप इमेजिन कीजिए हम कितना कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही हमारी सामाजिक उन्नति संभव है। अगर कम्युनिकेशन जहाँ पर नहीं है होता है या कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ पर हमारी ठीक प्रकार से सामाजिक उन्नति नहीं हो पाती। अब आइए हम बात करते हैं हम किस कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, किस किस उद्देश्य के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पहला पर्पस हमारा होता है कम्युनिकेशन करने का, वो है इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, क्या हम किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही उसको बताते हैं, उसको अवगत कराते हैं अपनी बात को। दूसरा होता है परसुएशन, किसी को परसुएट करना है किसी बात के लिए, तो हम वहाँ पर कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करेंगे। मोटिवेशन, हमें किसी को मोटिवेट करना है तो भी हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, हम ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करते हैं, बिना कम्युनिकेशन के संभव नहीं है। आप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में क्या होता है, कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। सजेशंस, हम अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने से छोटों को, बड़ों को सलाह देते हैं। वार्निंग, आपने अक्सर देखा होगा, वार्निंग के लिए भी हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लिखा होता है नो स्मोकिंग, या और भी तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, और ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल होता है।
एडवाइस या काउंसलिंग, हम एडवाइस दें या किसी को काउंसलिंग करें किसी की। एजुकेशन, जी हाँ, तो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, एजुकेशन इम्पार्ट करता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है, तो ये क्या है, दिस इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। रेजिंग मोरल, हम किसी को बूस्ट अप करते हैं, किसी का मोरल को उसे मोटिवेट करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टर्म है क्या? Communication can be defined as a method of transmitting ideas, information, messages, feelings, thoughts, emotions, etc. जी हाँ, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम सामाजिक उन्नति, सामाजिक प्रोग्रेस करते हैं। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता, जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ पर उन्नति रुक जाती है। तो आइए बात करते हैं कम्युनिकेशन को कैसे डिवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड into two parts: informal and formal. On the basis of relation, it can be divided into two parts: formal and informal. Now the question arises, what is informal communication, what is formal communication? Informal जिसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं औपचारिक संप्रेषण। Informal communication is that communication in which we are not bound to follow some certain rules, regulations, while formal communication is that communication in which we follow certain rules, regulations, certain principles, certain conventions. कुछ नियमों का हम ध्यान रखते हैं, साथ साथ हम जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस व्यक्ति के पद और गरिमा के अनुसार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं औपचारिक कम्युनिकेशन या औपचारिक संप्रेषण। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम एक्सप्रेशन के आधार पर इसको डिवाइड करें, it can be divided into two parts: verbal and non-verbal communication. What is non-verbal and verbal communication? First of all, let's talk about verbal communication. Verbal communication is that communication which is made through words, जहाँ हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, while non-verbal communication is that communication in which we do not use words, rather we communicate through facial expressions, through gestures, through signs and symbols, through colors, through tone, etc. Now, verbal communication is very important. Most of the communication from morn till eve we make in non-verbal form. How we communicate? Through facial expression. Your facial expression transmits a message. For example, the teacher entered the classroom. He was looking very angry. He told you nothing, but you got everything that the teacher might be angry, or he might have bad mood. Tone, हमारी जो टोन होती है, बात करने का ढंग होता है, वो टोन भी हमारी कभी कभी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। Gestures, signs and symbols. Signs play a very important role in our day-to-day life. For example, while walking on the road, you happen to see a large building on which you saw this cross sign.
what this sign transmitted to you, what this sign communicated to you. This sign communicated to you that either this building is a church or this building belongs to a Christian. This cross sign, okay? Suppose you happen to see this sign in red color on the building. This sign communicated to you, told you that either this is the house of a doctor or this is a hospital. So these are the signs and symbols which play a very important role in communication. In the same way, colors also play a very important role. For example, traffic signals. Traffic signals, you must have seen while walking on the road or while riding, you must have seen traffic signals, red, green and yellow. The moment signal turns red, you stop. Again, the signal turns yellow, you get ready. And the moment it turns green, you start moving. While traveling in the train was running at a very high speed. All of a sudden, you stopped. You peeped out of the window and saw that the signal has turned red. Nobody was there to tell the driver that now you have to stop here. Only this red color was there, which told to the driver, which communicated to the driver, which transmitted to the driver that now you have to stop. Again, in the meantime, the same signal turned green and the train starts running at the very same speed at which it was running earlier. So these colors also play a very important role in our day-to-day life or communication. Next, on the basis of direction. दिशा के आधार पर अगर हम डिवाइड करें कम्युनिकेशन को, communication can be divided into vertical, horizontal, diagonal, and next is grapevine communication. What is vertical communication? It is of two types, upward and downward. Vertical communication, जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं. What is upward communication? Suppose ये बॉस हैं, ये एम्प्लॉई हैं. What is upward communication? What is downward communication? Try to understand. Upward, जब employee, when the flow of communication is from employee to the boss, it is called upward communication. And when the flow of communication is from boss to employee, it is called downward communication. When we make upward and downward communication, जब बॉस अपने एम्प्लॉय से कुछ बात करना चाहता है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? जब बॉस अपने एम्प्लॉय से कुछ बात करना चाहता है, मे बी वो उसके जॉब के बारे में उसको कुछ बताना चाहता है, तो क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. मे बी उसकी सैलरीज के बारे में उससे कुछ बात करना चाहता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. मे बी he wants to tell him about the nature of his job and about the assignments and duties which he has to perform. This is called downward communication. Got it? In the same way, upward, जब employee अपने boss से कुछ बात करना चाहता है, that is called upward communication. Maybe he wants to give some feedback. Maybe he is not satisfied with the job he is doing. Maybe he doesn't know the actual nature of his job. That's why he wants to ask something from his boss. This is called upward communication. Next,
horizontal communication, and this is also called lateral communication. This communication, lateral communication, takes place between the peer groups or people of the same rank of the same department. एक ही रैंक के, सेम रैंक के लोगों के बीच में, एक ही डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में जो आपसी कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और लेटरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्स डायगोनल कम्युनिकेशन. Diagonal communication may be upward, it may be downward. This communication takes place in the same organization, but it takes place between the different departments, between the people of different departments and of different ranks. अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच और अलग अलग रैंक, ये जरूरी नहीं है कि सेम रैंक के बीच में हो. This is called diagonal communication, which takes place between the people of different departments but in this of the same organization. ऑर्गेनाइजेशन सेम है. किस लिए होता है? कोई बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री है जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं. सपोज कोई कंपनी है, उसमें HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है. अब कंपनी के हित में किसी भी डिसीजन को लेना किसी एक डिपार्टमेंट के लिए संभव नहीं होता. Nobody is only will be responsible for the single action. तो क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में एक दूसरे से सुझाव मांगे जाते हैं और वो सुझाव ऑफिसर्स अपने एम्प्लॉय से भी ले सकता है, एम्प्लॉय अपने ऑफिसर को भी कोई सुझाव दे सकता है, एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सुझाव दे सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी अन्य डिपार्टमेंट से कोई सुझाव मांग सकता है. दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. व्हाट इज ग्रेप वाइन? As it is quite clear, grapevine communication is an informal communication. Informal communication. It is also a type of informal communication. Grapevine जैसे बिल्कुल क्लियर है, grapevine नाम से क्लियर है, जो किसी भी दिशा में हो सकता है. Grapevine communication is also known as secret communication. This is also known as backbiting or backstabbing. अक्सर हम लोगों की आदत होती है, एक इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन हम लोगों की अक्सर आदत होती है चुपके से आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना या एक दूसरे की छुपी हुई बातों को एक दूसरे से करना, आपस में डिस्कस करना. दैट इज कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. एंड नाउ as I told you, communication is the basic need. If there is no communication, there is no progress. Now we will talk about different techniques of communication. What are the different techniques which are so important? In what ways we communicate? कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से ढंग होते हैं? Just now as I told you, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. जी हाँ, क्या सलीका होना चाहिए, क्या ढंग होना चाहिए, किस किस प्रकार से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे कम्युनिकेशन करें. तो आइए बात करते हैं 4 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन. द फर्स्ट वन, listening. Listening is very important out of 4 techniques. Listening is very important. There is a saying that if you want to become a good speaker, you should try to make yourself a patient listener. अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनिए. जी हाँ, अगर आपके अंदर सुनने की कला नहीं है तो आपको कभी भी आप अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. क्यों? I just give you the example of a small child, a 1 or 2 years old small child who doesn't know any language, जो नहीं जानता वो कहाँ पैदा हुआ,
किस घर में, किस देश में, उसे घर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं ना, उसे कोई लैंग्वेज आती, डजंट नो एनी लैंग्वेज, उसे कोई भाषा भी नहीं आती. बट यू मस्ट हैव सीन द स्मॉल चाइल्ड व्हेन ही ग्रोस अप and he starts speaking. He speaks in the same way and the same language in which he observes his parents, his relatives, his brothers and sisters speaking in. वो जिस भाषा को अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते हुए सुनता है, उसी भाषा में बोलना शुरू कर देता है, यद्यपि उसे कोई भाषा नहीं आती. अभी उसे शब्दों का ज्ञान नहीं कराया गया, अभी उसे ये नहीं पता वो किस जगह पैदा हुआ है, यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं. बट दिस इज ऑल थ्रू द पावर ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. दे इज सेइंग वन हु इज डेफ ऑल्सो बिकम्स डम. जो आदमी बहरा होता है वो गूंगा भी होता है. आपने अक्सर ये सुना होगा. क्या मतलब है? बहरा है तो गूंगा क्यों है? जी हाँ, वो गूंगा इसलिए है बिकॉज ही हैज नेवर हर्ड एनीवन स्पीकिंग, दैट्स व्हाई ही इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. क्योंकि उसने कभी किसी को सुना नहीं ना, वो जानता ही नहीं कैसे बोला जाता है. उसने कभी सुना नहीं, इसलिए बोल भी नहीं सक रहा है. तो सुनना बहुत ज़रूरी है. Listening is very important technique of communication. Next, reading. पढ़ना. पढ़ना बहुत ही अक्सर कहा जाता है रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीड करो. अक्सर बच्चों को बताया जाता है रीडिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए. कहते फ्रांसिस बेकन says reading makes a full man, conference a ready man and writing an exact man. क्या मतलब हुआ इसका? When we read, जब हम पढ़ते हैं, we get ideas, we get vocabs, we get information. How? When you read, what you read? आप क्या पढ़ते हैं? जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या कोई किसी ऑथर की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? उसमें क्या आपको समझ में आता है? सपोज ये हिस्टोरियन एक किताब को लिखता है अपनी 50 साल की एज में, तो क्या लिखता है? शायद वो अपनी 50 साल के अनुभव जो उसने समाज में जो कुछ देखा, जो घटनाएं देखी, उसको क्रमबद्ध करके उस किताब में लिखता है. एक साहित्यकार जब कोई साहित्य की किताब लिखता है तो उसमें क्या लिखता है? अगर उसने 50 या 60 साल की उम्र में एक किताब लिखी तो क्या लिखा? अपने उस 50 और 60 ईयर्स में उसने समाज को किस प्रकार से देखा, क्या महसूस किया, उसको वो साहित्य के फॉर्म में पद या गद्य के रूप में व्यक्त करता है उसको. जब एक साइंटिस्ट कोई किताब लिखता है तो क्या लिखता है? उसने अपने जीवन में क्या एक्सप्लोरेशंस की, क्या इन्वेंशंस की, क्या खोज की, क्या क्या अन्वेषण किए, उन सभी को अब एक क्रमबद्ध करते हुए किताब, एक बुक लिखता है. यानी हिस्टोरियन की बुक हो, चाहे वो साहित्यकार की हो, चाहे वो एक साइंटिस्ट की हो, वो अपने जीवन के अनुभवों और प्रयोगों को उस किताब के रूप में लिखता है, उस किताब के फॉर्म में, कंटेंट्स के रूप में लिखता है. जब आप उसकी किताब को पढ़ते हैं तो आपको उसके जीवन के उस 50 या 60 या जितने भी वर्ष की उम्र में उसने वो किताब लिखी, पूरा का पूरा अनुभव आपको प्राप्त होता है. सोचने की बात है, जब आप एक किताब पढ़ते हो, अगर उसने 50 साल का अनुभव उस किताब में लिखा है तो आपको 50 साल का अनुभव होता है. जब आप 2 किताबें पढ़ते हैं तो आपको 100 साल का अनुभव होता है. और ऐसे ही इमेजिन कीजिए, जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अनुभव होता जाता है. आपकी उम्र उतनी नहीं, शायद आपकी एज 20 साल हो सकता है आपकी एज 30 साल हो,
आपकी एज 10-15 साल हो, लेकिन जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ते जाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा अनुभव होता जाता है। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, writing. Just now I told you, writing gives you perfection. Francis Bacon says, writing makes a perfect man. कैसे? राइटिंग आपके अंदर परफेक्शन लाती है। कैसे परफेक्शन लाती है? अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। दे आर क्वाइट इलिटरेट, अंगूठा छाप हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। समटाइम्स इवन दे स्पीक मोर फ्रेंडली देन यू। कभी कभी वो आपसे भी अच्छा बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बोलते हैं तो कभी कभी कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं? जैसे कॉमन से वर्ड हैं, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल, अक्सर लोग क्या कहते हैं? सिग्नल हो गया, ट्रेन चलने वाली है। सिग्नल हो गया, जबकि स्पेलिंग क्या होती है? SIGNAL, सिग्नल। शायद वो व्यक्ति चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कभी उस शब्द को लिखा नहीं था, इसलिए उसने ये गलती की। उसने अगर पढ़ा होता और पढ़ने के साथ साथ लिखा भी होता तो शायद ये गलती वो ना करता। लेकिन उसने चूंकि सिर्फ सुना था, सुनने के आधार पर वो बोल रहा था, इसलिए उसने ये इतनी बड़ी गलती की कि सिग्नल को सिंगल बोल गया। ऐसे आप देखते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं लाइट चली गई, जनरेटर चला दीजिए, जबकि वर्ड क्या है? जनरेटर। जनरेटर। अब जनरेटर उसने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी उस शब्द को लिखा नहीं था। तो राइटिंग गिव्स यू परफेक्शन। जब आप किसी शब्द को बार बार लिखते हैं तो आपके अंदर परफेक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। इस लिखना बहुत ज़रूरी होता है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही सशक्त माध्यम है। हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र क्या है? राइटिंग ही तो है। लिख कर हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। अब तो मोबाइल और फोन का ज़माना है, लेकिन इससे पहले घरों में पत्र लिखे जाते थे और पत्र के माध्यम से हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने दूर बैठे लोगों को अपनी बात को कम्युनिकेट करते थे। नेक्स्ट, स्पीकिंग। Listening, reading, writing, and then comes the fourth one is speaking. Speaking, how to speak well. The purpose of this communication class is to enable you how to listen well, how to read well, how to write well, and how to speak well. Speaking is very important. क्यों? जब आपसे कोई इंटरेक्ट करता है, बोलता है, अपने भाव, अपने विचारों को व्यक्त करता है, शेयर करता है आपसे, तो कैसे शेयर करता है? थ्रू स्पीकिंग। हम सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन स्पीकिंग के माध्यम से ही करते हैं। स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। अब सवाल उठता है, often while speaking we face some obstructions. कुछ हमारे obstructions आते हैं। obstructions क्या होते हैं? जिन्हें हम barriers कहते हैं। What are barriers? Anything that obstructs the free flow of communication is called barrier. Barrier means अवरोध। हमारे बोलने में, हमारे बात करने में, हमारे और ऑडियंस के बीच में
जो कोई अवरोध आता है तो उसे हम कहते हैं बैरियर। कितने प्रकार के बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला होता है फिजिकल बैरियर। कम्युनिकेशन के बीच में, हमारे और श्रोताओं के बीच में या हमारे ऑडियंस के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। कि जब कोई बैरियर आ जाता है तो उस बैरियर की वजह से हम जो बात कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो ठीक से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है। तो पहला होता है, तो हम बात करेंगे बैरियर्स की, और बैरियर्स में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 फिजिकल बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स जिस नाउ आई टोल्ड यू, अवरोध, रुकावट। और फिजिकल बैरियर्स में पहला है नॉइज। अक्सर जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो नॉइज हमारे बीच में अवरोध उत्पन्न करती है। सपोज क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, इन द मीन टाइम पढ़ाते समय अचानक किसी स्टूडेंट का बैग बहुत तेजी के साथ जमीन पर धम्म से गिरा। क्या हुआ? सारे बच्चों का अटेंशन उधर हो गया। टीचर जो बात कह रहे थे, टीचर और ऑडियंस के बीच में एक अवरोध हो गया, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक बैरियर हो गया, और वो क्या था? नॉइज। राइट? तो नॉइज इज ऑल्सो अ बैरियर। नेक्स्ट, सेकेंड है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सही समय पर सही बात कही जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, समय का चुनाव सही नहीं होता। सही समय पर सही बात ना बताने की वजह से ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। हमें जो बात पहले बतानी चाहिए थी वो हम बाद में बताए, और जो बात बाद में कहनी चाहिए थी वो हम पहले ही कह गए। टीचर क्लास में आया, उसे जो बात जहाँ से शुरू करनी चाहिए थी, जो समय उसका पहले बताने का था, वो वहाँ पर ना बता के बाद में बताया, और जो बात बाद में कहनी चाहिए थी वो पहले कह दी, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट, डिस्टेंस, दूरी। स्पीकर और ऑडियंस के बीच में बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी दूरी के कारण हमारा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। दूरी इतनी ज़्यादा थी कि ऑडियंस हमारी बात को सुन ही नहीं पा रहे थे, और जिस कारण हमारी बात ठीक से उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाई। नेक्स्ट, फॉल्टी सीटिंग सिस्टम। हमारा जो बैठने का ढंग था, दैट वाज फॉल्टी सीटिंग सिस्टम। बैठने का अरेंजमेंट सही नहीं था, जिसकी वजह से आधे लोगों को बात समझ आ रही थी, आधे लोगों को बात समझ ही नहीं आ रही थी। दैट इज ऑल्सो ए बैरियर। नेक्स्ट कम्स पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल यानी इंडिविजुअल के लेवल पर। These barriers may be on the part of speaker, it may be on the part of listeners or audience. इसमें नंबर 1 पहला होता है लेवल ऑफ ऑडियंस। स्पीकर को, एक वक्ता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं, जिन ऑडियंस को हम संबोधित करने जा रहे हैं, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है। अगर हम उनके लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उनके लेवल के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग करेंगे, माध्यम का प्रयोग करेंगे, तभी हम अपनी बात को ठीक से उन तक पहुंचा सकेंगे। सपोज कोई ऐसी गैदरिंग थी जहां पर बहुत सारे लोग, जितने भी ऑडियंस थे उनमें से बहुत सारे मैक्सिमम लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, कुछ लोग ही
इंग्लिश जानते थे। बोलने वाला, स्पीकर, वक्ता वो आया और उसने इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू किया, तो क्या होगा? कुछ लोग समझ पाएंगे और ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो ए बैरियर। अगर आप अपनी बात जो कहने आए हैं और वो सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सक रहे हैं, तो मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? लेवल ऑफ ऑडियंस। आपने अपने ऑडियंस के लेवल को जाना ही नहीं, उसे समझा ही नहीं। तो जब तक आप अपने ऑडियंस के लेवल के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात ठीक से कन्वे नहीं हो पाएगी। नंबर 2, लैक ऑफ कम्युनिकेशन skills. Communication skills, once again, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अपनी बात को कहने का सलीका, कहने का ढंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अपनी बात से सामने वाले या अपनी ऑडियंस या जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर लेना, उस पर एक प्रभाव छोड़ना, उसे अपनी बात से प्रभावित करना, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हम जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक से अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हम कभी भी अपने कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, रॉन्ग इन्फ्लुएंस। रॉन्ग इन्फ्लुएंस, गलत आकलन। अपने ऑडियंस का ठीक प्रकार से आकलन करना एक वक्ता के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको अपने ऑडियंस, अपने श्रोताओं का ठीक आकलन नहीं पता होगा, तब तक आप उनके अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और आप अपनी बात को ठीक ढंग से उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अक्सर क्या होता है, बोलने वाला, स्पीकर, वक्ता इतना ज्यादा बोल जाता है कि जितना ऑडियंस को जरूरत थी, जितने ऑडियंस के लिए जानकारी के लिए आवश्यक था, उससे कहीं ज्यादा हम बोल गए, जिससे क्या हुआ, ऑडियंस कंफ्यूज हो गए। तो जब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि आप इतनी अधिक इंफॉर्मेशन न दें कि जो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए। दूसरा है ऑफेंसिव स्टाइल। ऑफेंसिव स्टाइल अक्सर कभी कभी देखते हैं, जो वक्ता है, जो स्पीकर है या जो बोलने वाला है, उसकी जो स्टाइल है बोलने की वो इतनी ऑफेंसिव होती है कि ऑडियंस ठीक से उसकी बात को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए बैरियर। नेक्स्ट, कभी कभी ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, हमारा लेक्चर, हमारी बात उतने इफेक्टिव ढंग से हम ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया था। हमने अपनी बात को पहले से एक सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं बना रखा था। मान लीजिए सपोज आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास है, अगर आपने पहले से अपने लेक्चर को प्लान नहीं किया है, पहले से आपने डिज़ाइन नहीं किया है, पहले से आपने सीक्वेंस नहीं बना रखा है, तो आपके स्टूडेंट्स
अक्सर कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आप अनप्लैन्ड वे में क्लास में गए हैं। नेक्स्ट, वेगनेस अबाउट द पर्पस। and objectives to be achieved। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो क्लियर नहीं है, तो कभी भी आपका आपके ऑडियंस के साथ बेहतर तालमेल नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर। आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के साथ अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। उसको दिमाग में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? बाहरी, इसे कहते हैं अवरोध। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर, व्हाट इज सीमेंटिक बैरियर? इट इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अक्सर आपने देखा होगा एक ही शब्द के एक से अधिक मीनिंग, अर्थ होते हैं। अब आपने किसी शब्द का प्रयोग किया अपने भाषण में, अपने लेक्चर में या अपने वक्तव्य में, समझने वाले ने कुछ और समझा, उसका मीनिंग कुछ और निकाला। दैट इज कॉल्ड सीमेंटिक बैरियर। आप तो अपनी बात को कह गए, आपको लगा हमने तो बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही, लेकिन समझने वाले ने कुछ और अर्थ लगा लिया, राइट? तो दिस इज कॉल्ड सीमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस अक्सर क्या होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण हमारे ऑडियंस हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। सपोज क्लासरूम टीचिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अक्सर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, क्लासरूम में अगर पंखा भी ना लगा हो, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही हो, पसीना टपक रहा हो, तो बच्चे हो या टीचर हो, अक्सर गर्मी के कारण हमारे ऑडियंस यानी हमारे स्टूडेंट्स हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। वो अपनी उस समस्या की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गर्मी लग रही है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, या सर्दी का महीना है, ठंड बहुत लग रही है, बहुत कड़ाके की ठंड है, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बच्चे कुड़कुड़ा रहे हैं ठंड की वजह से, तो उस ठंड के कारण बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट बैरियर इज कल्चरल डिफरेंस। कभी कभी कल्चरल डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंट कल्चर, हमारे ऑडियंस जो बैठे हैं वो डिफरेंट कल्चर्स के हैं, जिसके कारण हमारी बात को उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। तो ड्यू टू कल्चरल डिफरेंस ऑल्सो समटाइम्स अवरोध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देखिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, इन बैरियर्स के कारण क्या समस्याएं पैदा होती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बड़ा लिमिटेड होता है। हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, हमारे यहाँ के ये रूल्स हैं, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको दूसरों से ऐसे बात नहीं करना है, आपको खुल के बात नहीं करनी है। तो ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हमारी बात में, हमारे कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, रुकावटें आती हैं, बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस अक्सर आप देखते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में उन कंपनीज के अपने कुछ नियम होते हैं जिनसे हट के आपको नहीं बोलना है। पर कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या होता है, कर्मचारी या जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो अपने से हायर स्टाफ से ठीक से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसे रूल्स हैं, बात करना मना है, या इस लिमिट से ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, इसलिए हम वहाँ पर बात ठीक से नहीं कर पाते और कम्युनिकेशन हमारे उनके बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में अवरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, स्टेटस रिलेशनशिप, या इसे हम स्टेटस कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। कभी कभी स्टेटस कॉन्शियसनेस के कारण किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका बॉस है वो आपसे बात नहीं करता। अब आप अपनी समस्या को उसके सामने रखना चाहते हैं, या आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं, आप उन सुझावों को उन्हें देना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, मगर उसके अंदर स्टेटस कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर यह है कि मैं तो बॉस हूँ, मैं इनके सुझावों को कैसे लूँ, या मैं इनके सुझावों को कैसे मानूँ, मैं इनकी बात को क्यों ध्यान दूँ। तो वहाँ पर ड्यू टू स्टेटस कॉन्शियसनेस रुकावट, अवरोध उत्पन्न होता है। कभी कभी ड्यू टू मल्टीपल चैनल्स, एक से अधिक रास्ते, अब जिसके कारण अवरोध होता है, आप अपनी बात को सही से कह नहीं पाते। क्या होता है, जब एक से अधिक चैनल्स होते हैं तो आपको यही क्लियर नहीं हो पाता कि हम किस माध्यम से अपनी बात कहें तो हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। और अक्सर क्या होता है, इतने सारे माध्यम की में हम यही सोचते रहते हैं कि किसे हम सेलेक्ट करें, किस माध्यम से अपनी बात को कहें, और हम आखिर अपनी बात को नहीं कह पाते, या कभी कभी जब कहते हैं तो गलत माध्यम में कह देते हैं, जिसकी वजह से बैरियर उत्पन्न होता है। टू मच इंफॉर्मेशन, जितनी आवश्यक थी उससे कहीं ज़्यादा। अक्सर क्या होता है, जब कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन कोई देता है या कहीं ज़्यादा आवश्यकता से अधिक आपको कोई कुछ बात बताए या बोल दे, तो क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन भी एक तरह का बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन में उत्पन्न होता है, इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, कभी कभी हम गलत माध्यम चूज कर लेते हैं। जिस माध्यम से हमें बात करनी चाहिए थी, हमने उस माध्यम से ना करके गलत माध्यम का प्रयोग किया। सपोज जहां पर हमें बोलकर बात करनी चाहिए थी, हमने वहां पर लिख के कम्युनिकेशन किया। क्या हुआ, उल्टा मुसीबत पड़ गई, या हमारे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया, उन तक पहुंच ही नहीं पाया। जहां पर हमें लिख के कम्युनिकेशन करना चाहिए था, वहां पर हमने ओरल कम्युनिकेशन किया, या हमने जो माध्यम चूज किया वो सही फिट नहीं रहा, जिस वजह से हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट होता है जो वेरी अगला है,
इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स ये क्या होते हैं भाई? पहला है एटीट्यूड एंड ओपिनियन। एटीट्यूड, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो अक्सर हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न करता है। अक्सर क्या होता है, लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, और एटीट्यूड की वजह से हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना बता रहा हूं, मगर चूंकि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तो एटीट्यूड इज ऑल्सो ए बैरियर। नेक्स्ट, इमोशंस। अक्सर आपने देखा होगा ड्यू टू इमोशंस लोग कोलैप्स कर जाते हैं। बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके इमोशंस उन पर हावी हो गए और उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए और बैठ गए। तो इमोशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बैरियर। नेक्स्ट, क्लोज्ड माइंड। क्लोज्ड माइंड, अक्सर लोग ऐसे होते हैं, क्लासरूम में 60 बच्चे बैठे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान के बैठते हैं कि टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ाए, कितना भी समझाए, हमें तो कुछ सीखना ही नहीं है। उन्होंने पहले से अपना माइंड सेट ऐसा बना रखा है। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड माइंड। नेक्स्ट, मिसट्रस्ट, अविश्वास। अक्सर ऐसा होता है, आपके ऑडियंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। अगर आप उनके विश्वास को नहीं जीत सके तो आप कभी भी उनको अपनी बात को ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है। और जब विश्वास नहीं होगा तो वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। तो अविश्वास यानी मिसट्रस्ट, दिस इज ऑल्सो ए बैरियर। नेक्स्ट, इन अटेंशन, या इसे कहते हैं पुअर अटेंशन। दिस इज ऑल्सो ए बैरियर। पुअर अटेंशन, ध्यान न देना। अक्सर क्या होता है, क्लासरूम में टीचिंग चल रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन अटेंशन या पुअर अटेंशन का शिकार होते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस पूरे लेक्चर से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था। नेक्स्ट, बाइज्ड। बाइज्ड होना, अक्सर क्या होता है, कुछ लोग बाइज्ड होते हैं और अपने उस बायसनेस की वजह से वो बात पर ध्यान नहीं देते, वक्त के कहने, उसके लेक्चर पर, उसकी बात पर, उसके कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देते, और ये बायसनेस उनके लिए एक बैरियर का काम करती है। लास्ट है पुअर लिसनिंग स्किल्स। पुअर लिसनिंग स्किल्स, इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया। लिसनिंग इज वन ऑफ द 4 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफ योर लिसनिंग स्किल इज वीक, you cannot be able to express yourself, because one who is a patient listener, only he can become a good speaker. आपकी लिसनिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए,
क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं तो आप क्या सुनते हैं? यू गेट इंफॉर्मेशन, यू गेट वर्ड्स, यू गेट थॉट्स। आपको विचार मिलते हैं, आपको शब्द मिलते हैं, आपको आइडियाज मिलते हैं। तो जब आप किसी को सुनेंगे ही नहीं तो आप कैसे अपनी बात को व्यक्त कर पाएंगे? तो पुअर लिसनिंग स्किल इट इज ऑल्सो ए बैरियर। खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। कैसे हम इन बैरियर्स को ओवरकम करें? तभी हम अच्छे इफेक्टिव स्पीकर कहलाएंगे। उसके लिए सबसे पहले प्लान एंड क्लैरिफाई योर आइडियाज। हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। पहला काम करना है प्लान एंड क्लैरिफाई आइडियाज। पहले से प्लान बना के रखिए। आप जिस बारे में बात करना चाहते हैं, जो भी आपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, आप अगर क्लासरूम में लेक्चर लेने जा रहे हैं तो अपने लेक्चर को पहले से ही डिज़ाइन कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, क्रमबद्ध बना लीजिए। नेक्स्ट, क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं तो सब कुछ बेकार। आपके ऑडियंस को आपकी बातों में विश्वास होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने ऑडियंस के अंदर में विश्वास पैदा करें। टाइम योर मैसेज केयरफुली। टाइम योर मैसेज केयरफुली। आपका जो भी मैसेज है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेट इफिशिएंटली। Efficiently. That means you should be able to make good communication. You should have good communication skills. Only then you will be able to communicate efficiently. Next, clarity in message. आपकी जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ शब्दों में होना चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस है, तो आपके श्रोता हैं, वो आपकी बात को ठीक से समझ सकें, सुन सकें। नेक्स्ट है पर्पसफुल कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। अगर वो भटकाऊ होगा तो आपके ऑडियंस कभी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फीडबैक। समय समय पर आप फीडबैक भी लेते रहें। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको पता चले कि आपके ऑडियंस आपकी बात को कहाँ तक समझ पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अब आता है हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। एंड देयर आर 7 C's. 7 C's. of communication. What are 7 C's of communication? Number 1, candidness. Candidness means frankness. While making communication, you should be frank, you should be honest, you should be sincere. आप अपनी बात के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें, सिंसियर रहें,
जो भी कहें वो बिल्कुल सच कहें, ईमानदारी के साथ कहें, स्पष्ट रूप से कहें। नेक्स्ट, क्लैरिटी। क्लैरिटी, आपके मैसेज में क्लैरिटी कब होगी? यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, फैमिलियर वर्ड्स, परिचित शब्दों का प्रयोग कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग कीजिए। ऐसे शब्दों का, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग मत कीजिए जिसका मीनिंग स्पष्ट ना हो। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस कब होती है? कोई भी वक्तव्य, कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट तब होता है जब आप अपने कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने लेक्चर दे रहे हो और ऑडियंस के मन में उठने वाले व्हाट, व्हाई एंड हाउ के प्रश्नों, व्हाट, व्हाई एंड हाउ जैसे प्रश्नों का उत्तर भी देते चलें, तब आपकी बात कंप्लीट होती है। आपके लेक्चर समाप्त होने के बाद आपके ऑडियंस को पूछने के लिए सवाल ना बचें। दैट मीन्स योर लेक्चर इज कंप्लीट, योर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज conciseness. What is conciseness? Avoid repetition. अपनी बात में रिपीटिशन को अवॉइड कीजिए। अक्सर क्या होता है, बोलते वक्त लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने की वजह से जो उनका बात करने का जो कम्युनिकेशन था उनका, वो बाधित होता है, उसमें कहीं ना कहीं नीरसता आ जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करें उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस, बीइंग स्पेसिफिक टू द पॉइंट। अपनी बात को बहुत घुमा फिरा के मत कहिए, कॉन्क्रीट रहिए। जो भी कहिए स्पेसिफिक कहिए, टू द पॉइंट कहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे सुनने वाला कंफ्यूज हो जाए। छठा, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टनेस। करेक्टनेस, योर सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। आप जो भी कह रहे हैं ग्रामेटिकली फैक्चर्ड सेंटेंसेस का प्रयोग मत कीजिए। उतना ही बोलिए जितना कि आपको आता है, जितने सेंटेंसेस आप सही से बना सकते हैं वही बोलिए। अगर आपके सेंटेंस फैक्चर्ड हैं, ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो आप यू वॉन्ट बी एबल टू लीव अ गुड इंप्रेशन अपॉन योर लिसनर्स और ऑडियंस। एंड लास्ट, कर्टसी। कर्टसी, व्हाट इज कर्टसी? मेंटेन डेकोरम ऑफ स्पीकिंग। Your speech, your tone should reflect respect for your audience or listeners. आप जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं, उसके अंदर ऑडियंस के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। उसे ये लगे कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर बहुत शालीनता है और ये हमें कुछ इंपॉर्टेंस भी दे रहा है, हमें कुछ महत्व भी दे रहा है, तभी वो आपकी बात को सुनेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन नोइंग और लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल का भाषा से कोई लेना देना नहीं, ये किसी भी भाषा में हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल अलग चीज़ है, ये एक आर्ट है, ये कला है कि हम कैसे बोलें, कैसे बात करें, कैसे लिखें, जबकि भाषा एक माध्यम है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारा जीवन जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान
हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं समाज में जीवन यापन करने के लिए, उसी प्रकार से सामाजिक उन्नति के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, अपने ध्यान में इन बातों को रखिए और अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिकॉज़ अगर दुनिया में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भर्तृहरि ने कहा है कि दुनिया को, संसार को निबद्ध करने वाली शक्ति शब्दों में समाहित है। जिसके पास जितने अच्छे शब्द हैं, जिसके पास जितना अच्छा व्यक्त करने का ढंग है, वो उतना ही ज़्यादा सफल व्यक्ति माना जाता है। तो कम्युनिकेशन में ही सफलता की कुंजी है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी, अगर आप ये जानते हैं हाउ टू स्पीक वेल, हाउ टू लिसन वेल, हाउ टू रीड वेल and how to express well, only then you will be able to get selected. If you have any question, please ask. मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। I hope you must be enjoying functional communication your 4th semester. आप सभी लोग functional communication पढ़ रहे होंगे और functional communication में there are 2 books in functional communication, one in English and the other one in Hindi. The English book contains 11 chapters in English, while the Hindi book consists of 11 chapters in Hindi. So you must be enjoying functional communication, and the first chapter on communication, that is about the entire process of communication. What communication is, what are the different methods of communication, how we communicate, how our forefathers used to communicate, how people communicate in the early age. This is all about communication. If you have any question, please ask. Anyone, please? कोई क्वेश्चन है आपके पास में? You are free to articulate yourself. This is your class for you. If you have any question, please ask. Okay, thank you. Thank you very much for being here with us. Thank you. Okay, thank you. You have been removed from the call. बंद कर दो।